हम यहाँ पे एक पॉइंट लेट कर ले करके ए बी और सी। देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और एक जेड एक्सिस भी खींच दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान दो, जेड यहाँ से खींच दे रहे हैं। जेड समझते, जेड का मतलब ये मेरी जो पेन है ये जेड है, लेकिन अब हम इसको ऐसे समझिए रख दे रहे हैं ना, ये एक्स ये वाई, तो ये समझिए पेन हमारी जेड है ये, तो इसको ऐसे समझिए रख दिए है ना, ये जेड एक्सिस है, जेड जेड एस। तो ये पॉइंट है जिसको हम ए लेट कर दे रहे हैं, ए, और ये ओरिजिन है ओ। तो मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु की सदिश दूरी को स्थिति सदिश कहते हैं। ठीक है, तो ये स्थिति सदिश से पोजीशन वेक्टर बनते हैं। ध्यान दो, पोजीशन वेक्टर, इसका परिमाण जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, इसका परिमाण। ठीक है, फिर ओ ए बराबर हमने माना था कि आर के कैल, आर का परिमाण अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको कैप नहीं पढ़ते, इसको वेक्टर आर का परिमाण पढ़ेंगे। ठीक है, कैप का मतलब ये हो गया यूनिट वेक्टर, इसको भी आपको बता रहे हैं। ठीक, ये हो गया। तो अब इसको हम लोग निकालेंगे कैसे, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, मतलब ये जो सदिश है ये तीनों एक्सिस से एक्स वाई और जेड से कितने एंगल पे झुका है, कितने एंगल पे बेंडिंग्स है इनकी। तो हम लोग लेट कर सकते हैं बाबू कि एक्स एक्सिस से अल्फा है और वाई एक्सिस से बीटा कोण पर है, यानी वाई पे बीटा पे है, और जेड एक्सिस से गामा पर है, जेड एक्सिस से गामा पर है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग यहाँ से 3 परपेंडिकुलर खींच सकते हैं। मान लो एक्स एक्सिस में जब परपेंडिकुलर खींचा हूँ तो ये डिस्टेंस ए क्या है, ए, ये डिस्टेंस ए। अब मुझे यही डिस्टेंस मालूम है एक्स एक्सिस का ए वाला, और एक तो इसकी मालूम है पोजीशन वेक्टर की जो लंबाई है, ये देखिए ये, तो ये मुझे मालूम है और ये मालूम है। ध्यान दो, थीटा के सामने वाले को कहते हैं परपेंडिकुलर, लंब 90 के सामने वाले को हाइपोटेनस, कर्ण जो बचा वो आधार बेस। तो मुझे बेस और कर्ण मालूम है, तो मैंने क्या किया था कि हमने जो लिखा ए और आर, इसको हम लोग आर भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग शॉर्टकट में आर भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, आर देखिए आधार बटे कर्ण, कौन सा थीटा, कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू अल्फा है, तो इस तरह से हम लोग कह देते हैं कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन आर। अब आर की जो वैल्यू है वो हो जाएगी अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएगी। ठीक, बाय द वे अगर आपको कॉस बीटा निकालना है तो हम लोग यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर खींच देंगे वाई पर, ये वाला हो गया हमारा बी, क्या है ये बी है। ठीक है, तो ये हमको आधार पता है और ये कर्ण पता है, इसके सामने वाला लंब अभी हमको रिकॉग्नाइज नहीं है। ठीक है, वैसे तो मालूम है मुझे क्या है, क्योंकि वो भी यही रहेगा, लेकिन उसको मुझे यूज नहीं करना है। ठीक है, मुझे वाई एक्सिस के लिए बी को यूज करना है, क्योंकि बी का मतलब है कि वाई एक्सिस से कट पॉइंट। ठीक है, तो जब हम बी के लिए यूज करेंगे, ध्यान दो, बी के लिए जब यूज करेंगे कॉस बीटा इक्वल टू हो जाएगा ये आधार और यही कर्ण बी बटे आर, बी बटे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हो गया। अगर हमको कॉस गामा लेना है हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी ले लेंगे इसको सी। ठीक है, तो जैसे कि कॉस गामा ले लेंगे हम लोग, तो आधार बटे कर्ण, तो यही हमारा आधार है और यही हमारा कर्ण। भाई 90 यहाँ पर है, ध्यान देंगे यहाँ पे, तो आधार बटे कर्ण ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। समझ आ गया सबको? दैट्स ऑल। इसको हम लोग एल से मानते हैं, इसको यम से, इसको यम से। इन सबको दिक को ज्याय कहते हैं, दिक को ज्याय, दिक को ज्याय कहते हैं, दिक को ज्याय। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन। अगर यहाँ से एक चीज और आप लोग को बता रहे हैं हम, अगर इन सब का स्क्वायर का सम करोगे तो वो 1 आएगा। इन सबके स्क्वायर्स का अगर आप सम करेंगे बेटा तो वो 1 आ जाएगा बाबू, ध्यान देंगे आप लोग। देखिए अगर हम बाय द वे अगर एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एल स्क्वायर करते हैं तो वो 1 आएगा। ध्यान दो कैसे, ये ए का स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ऐसे इसका भी करेंगे तो बी का स्क्वायर और ये रूट हट जाएगा तो आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ऐसे इसका भी करेंगे सी का स्क्वायर और ये रूट हट जाएगा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद ध्यान देंगे हम लोग, अगर इसके डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं तो न्यूमरेटर्स को ऐसे ही प्लस कर लेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर्स इक्वल है ना,
तो न्यूमरेटर को ऐसे ही क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, एलसीएम तो कट जाएगा, 1 आएगा, क्या आएगा 1। तो आप लोग इसको रिमेंबर करना, इसको याद रखना कि इसकी डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ऑलवेज रिमेंबर रखना, इसको भूलना मत बाबू कि डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम 1 होता है। इसको हम लोग L से M से N से मानते हैं। L क्या है, L x एक्सिस के लिए डायरेक्शन कोसाइन है, M y एक्सिस के लिए डायरेक्शन कोसाइन है और N z एक्सिस के लिए डायरेक्शन कोसाइन है। ठीक है, इसको दिक्कोज्या कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब आप लोग को हम बता रहे हैं, ध्यान देंगे, जो नहीं लिख पाया ना इसको वीडियो को रिव्यू करके लिख लेगा, फिर से इसको लिख लेंगे जरूर आप लोग। ठीक है, टाइप करके देख लेना, वीडियो में लिख लेना। अब देखो आप लोग को हम बता रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। सदिशों के प्रकार, सदिशों के प्रकार। सदिशों के प्रकार, पहला है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर को नल वेक्टर भी कहते हैं। जीरो वेक्टर को नल वेक्टर भी कहते हैं लड़के, ध्यान दो। इसको शून्य वेक्टर कहते हैं हिंदी में, शून्य सदिश। शून्य सदिश क्या होता है, ध्यान देंगे। बाय द वे, अगर हमारे पास एक पॉइंट ए है और हमने ए से ही ए को कहा एक सदिश बताओ, तो ए से ही ए में कौन सा सदिश होगा, शून्य होगा, जीरो होगा। इसको हम लोग जीरो सदिश कहेंगे, लेकिन उसके ऊपर भी वेक्टर लगा देंगे। ठीक है, बाय द वे, अगर एक सदिश हमारा ए है, उसी के बराबर कोई सदिश बी भी हो, बराबर में बी भी हो, उसी डायरेक्शन में बराबर बी में भी हो, तो अगर हम ए में से बी को घटाते हैं तो भी जीरो आएगा, लेकिन जीरो पर बार लगा देंगे। ये पहचान होती है वेक्टर की। वेक्टर की पहचान के लिए उसके ऊपर बार लगा होता है। इसको तीर की तरह से बनाते हैं, लेकिन अब हम लोग की भाई आदत हो गई ना, छोड़ देते तीर, लेकिन इसको तीर बनाएंगे आप लोग। ठीक है, ऐसे अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना बहुत है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना बहुत है। वैसे तो तीर लगाना जरूरी है, क्योंकि तीर से ही समझ आया कि हाँ ये वेक्टर है। ठीक है, जीरो से समझ आ गया सबको, नल वेक्टर समझ आ गया। मान लो कि एक पॉइंट बी है, अब कोई कहे बी और बी ही बताओ, तो वो जीरो रहेगा। समझ रहे हो, बी से बी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। जहां से स्टार्ट हुआ वहीं से ओवर हो जाए, ठीक है, वो जीरो रहेगा। आप लोग को हम दूसरा बता रहे हैं, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर हिंदी में कहते हैं सह आदिम सदिश। सह आदिम सदिश। को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, ये एक ही पॉइंट से कई वेक्टर में स्टार्ट हो। एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया। तो अगर एक ही पॉइंट से कई वेक्टर स्टार्ट हो तो इन वेक्टर्स को हम लोग कहेंगे ये लोग सह आदिम सदिश हैं, को इनिशियल वेक्टर। समझा गया, इसको हम लोग कहेंगे सह आदिम सदिश हैं, को इनिशियल वेक्टर है। लिखते रहोगे आप लोग, है ना, वीडियो को रोककर लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखो आपको हम नेक्स्ट बता रहे बाबू, ध्यान दोगे, कॉलिनियर वेक्टर। कॉलिनियर वेक्टर, संरेख सदिश, हिंदी में कहते हैं संरेख सदिश। ये संरेख सदिश क्या होता है, कॉलिनियर वेक्टर क्या होता है, ध्यान दोगे। अगर एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो दूसरा वेक्टर भी उसके एंगल बराबर हो। क्या बराबर हो, एंगल, मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल हो वो हमेशा जीरो होना चाहिए। मतलब ये समांतर अगर रहेंगे तो हम लोग कहेंगे ये संरेख सदिश है। अगर डायरेक्शन उल्टा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब तभी सही मान जाएगा। एक ही चीज है, बस इनके बीच का जो एंगल है वो जीरो होना चाहिए, अर्थात दोनों समांतर होना चाहिए। जैसे कि ये आपकी रेखा नहीं कि एक ही रेखा पे हो, समझ लो। अगर एक ही रेखा पे है तब तो वाह वाह भाई, सोने पे सुहागा हो गया। अगर एक ही रेखा पे आए अच्छी बात है, बट अगर एक सदिश इस तरह से है और एक सदिश इस तरह से है, बट इन लोग के बीच का एंगल जीरो है, एंगल क्या होना चाहिए, जीरो, अर्थात दोनों पैरेलल होना चाहिए। तो इनको हम लोग कहेंगे ये को इनिशियल सॉरी कॉलिनियर वेक्टर है। कॉलिनियर वेक्टर है। गुड, मिटा दें। देखो संरेख सदिश आप लोग को समझ आ गया। उसके बाद आपको हम बता रहेगा इक्वल सदिश। तीसरा है हम लोग का इक्वल सदिश, इक्वल वेक्टर, समान सदिश। समान सदिश क्या होता है, डायरेक्शन भी इक्वल हो, मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो, तो ऐसे वेक्टर्स को कहेंगे इक्वल वेक्टर्स।
समान सदिश है। मान लो कि एक सदिश ये है और एक सदिश ये है, अब इसको कहेंगे समान सदिश। बाय द वे अगर एक सदिश इतना आ गया सी ना तो ये इन लोग की समान नहीं है, इक्वल नहीं। इसका एक कंडीशन है कि मॉड ए इज इक्वल टू मॉड ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, और उसके बाद दोनों की डायरेक्शन भी इक्वल होना चाहिए। इन दोनों की डायरेक्शन क्या चाहिए? इक्वल होना चाहिए। समझ आ गया? इक्वल वेक्टर आ गया मतलब इसके मैग्नीट्यूड भी कुछ लंबाई, मतलब मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, लंबाई, जितना लंबाई है उतनी लंबाई होना चाहिए। और इनके बीच का जो एंगल है, इनकी जो डायरेक्शन है सेम होना चाहिए, और इनके बीच का एंगल तो जीरो ही रहेगा। एंगल क्या रहेगा? जीरो रहेगा। भाई इक्वल डायरेक्शन है ना, तो एंगल क्या रहेगा? जीरो रहेगा दोनों के बीच का। ठीक है, समझ आ गया? इसके बाद एक और वेक्टर था आप लोग के पास, बताए थे निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर ऋणात्मक सदिश, निगेटिव वेक्टर देखेंगे। निगेटिव वेक्टर ऋणात्मक सदिश कहते हैं इसको। जैसे मान लीजिए एक सदिश ये है और एक सदिश बी है, मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। इनके बीच का जो एंगल होगा वो 180 होगा। कितना होगा? 180, समझ लो, 180 हो जाएगा। और इन दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल होगी तो हम लोग कहेंगे दोनों ऋणात्मक सदिश हैं, अर्थात ए बराबर होगा माइनस बी के, ए बराबर होगा माइनस बी के। तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग कहते हैं निगेटिव वेक्टर। सुनना है सबको? ठीक है, इसको लिख भी देंगे आप लोग, लिखो। अब देखो नेक्स्ट आप लोग के सामने आ रहा है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इकाई सदिश है ना, यूनिट वेक्टर इकाई सदिश। इकाई सदिश क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड जो है ऑलवेज 1 होता है, इसका परिमाण 1 होता है। ठीक है, ये केवल दिशा बताने के काम आता है। इसको कैप से लिखा जाता है। जैसे बाय द वे अगर ए वेक्टर है तो इसका जो इकाई सदिश होगा उसको ए कैप से लिखेंगे, ये इसकी दिशा को निर्धारित करेगा। ए कैप जो इकाई वेक्टर होता है वो दिशा को बताता है, यूनिट वेक्टर उसको दिशा को बताने के लिए यूज होता है। तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू होता है वेक्टर अपॉन वेक्टर का मॉडुलस, सदिश बटे सदिश का मापांक। ये होता है यूनिट वेक्टर, सदिश बटे सदिश का मापांक, मतलब मापित अंक, मापांक। ठीक है, ये केवल दिशा बताने का काम आता है। जैसे बाय द वे अगर हमको एक्स अक्ष की दिशा चाहिए, एक्स के लिए एक्स अक्ष की डायरेक्शन चाहिए, ठीक है, एक्स एक्सिस की, तो उसके लिए आई कैप का यूज करते हैं। वाई अक्ष के लिए मान लो हमको वाई अक्ष की दिशा चाहिए, वाई अक्ष की, उसके लिए जे कैप, जेड अक्ष के लिए के कैप। ये होता है यूनिट वेक्टर सबके लिए। ठीक है, तो सभी एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर अलग अलग है। ठीक, एक्स के लिए आई कैप, वाई के लिए जे कैप, जेड के लिए के कैप। और बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए, जो आई कैप होता है यूनिट वेक्टर जो होता है, ध्यान देंगे, जो यूनिट वेक्टर होता है बच्चों, से आई कैप है, इसका मतलब बस ये बता दिया एक्स एक्सिस। क्या बता दिया? एक्स एक्सिस। मान लो अगर आप 5 आई कैप ले लिए, इसका मतलब अब एक वेक्टर एक्स एक्सिस में है, उसका मैग्नीट्यूड 5 है। बस आपको जितने का चाहिए उतने नंबर से गुणा कर दीजिए, उतनी संख्या से। मान लो मुझे 50 मीटर का जो है एक्स डायरेक्शन में कोई वेक्टर चाहिए, तो आप 50 मीटर को आई कैप से गुणा करा दीजिए, वो आपका तैयार हो गया। ठीक है, आई कैप का इतना मतलब होता है वो आपको वेक्टर बना देगा। जो भी मैग्नीट्यूड उसको दोगे उसमें अगर आई कैप से आप मल्टीप्लाई करा दिए तो वो आपका एक वेक्टर बन के तैयार हो गया। ठीक है, अगर आपको मान लो वाई एक्स में चाहिए, वाई एक्सिस में चाहिए, मान लो कोई कहता ना कि भाई मुझे इस दिशा में जमीन चाहिए, वाई एक्स में चाहिए, तो अगर आपको वाई एक्सिस में चाहिए तो आप जे कैप से गुणा करा दीजिए। किससे? जे कैप से, उसके यूनिट वेक्टर से गुणा कराइए। समझ लो, तो मान लो मुझे वाई एक्सिस में 10 मीटर जमीन चाहिए, तो 10 जे कैप। समझ में आ गया कि अच्छा हाँ ये वाई बना देगा, इस तरह समझ आ गया, ऊपर की तरफ है। ठीक है, ये चीज का यूनिट वेक्टर का एप्लीकेशन यही है। समझ आ गया सबको? हैव यू नोटेड? क्या कोई डाउट है? नहीं ना? देखो इसके बाद देखो एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का योग।
सदिशों का योग। सदिशों का योग कैसे निकालते हैं? बाय द वे अगर हमारे पास एक सदिश, देखिए ये है, एक सदिश ये है और एक सदिश ये है, तीनों को जोड़ना है। तो इन तीनों सदिशों को मानो हमको जोड़ना है नॉर्मली, तो जियोमेट्रिकल मेथड पहले आपको बता रहे, ठीक है। तो इसको ऐसे रख देंगे, आप डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक। फिर इसको रख देंगे, फिर उसको रख देंगे, तो चौथी भुजा हमारी ये होगी ना, ये होगी चौथी, ये होनी चाहिए ना, लेकिन इन सब का सम ये हो जाएगा, ये वो इन सब का सम हो गया। डायरेक्शन में चौथी भुजा के उल्टा हो जाता है। इसकी जो दिशा होगी, इसके जस्ट चौथी जो साइड होगी उसके अपोजिट में हो जाएगी, समझ लो। जो नेक्स्ट साइड होगी उसके अपोजिट में हो जाएगी, समझ लो आप। वेक्टर को जोड़ना आ गया, मतलब ये हेड है, ये टेल है, तो एक के हेड पे दूसरे का टेल, फिर इसके हेड पे इसका टेल, ऐसे ऐड करते जाते हैं, ठीक है। ऐसे वेक्टर्स को जोड़ते जाते हैं, ठीक है बाबू। देखिए बाय द वे हमको दो ही वेक्टर हमारे पास है, दो को ही जोड़ना है। मान लो हमारे पास एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, दो ही वेक्टर है, दोनों को ही जोड़ना है। तो इस वेक्टर को हम लोग, इस वेक्टर को ऐसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, और इस वेक्टर को ऐसे लिखेंगे। तो इसकी तीसरी भुजा ऐसे होनी चाहिए ना, ऐसे होनी चाहिए। जो इसका इक्विवेलेंट होगा, जो इसका इक्विवेलेंट होगा, ऐड होगा, वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। इस सम ऑफ वेक्टर्स होगा या एडिशन ऑफ वेक्टर्स, इस तरह से इसको जोड़ते हैं जियोमेट्रिकल व्यू, ठीक है। अगर मान लो मैथमेटिकल व्यू में चाहिए तो भी आपको बता दे रहे हैं, मैथमेटिकल व्यू में भी दो वेक्टर्स को कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। वो आपके सिलेबस में नहीं है, फिलहाल बता दे रहे हैं, ठीक है। इसको मैथमेटिकल व्यू से कैसे जोड़ते हैं, ठीक। ये सुना गया चीज, ठीक है। आप लोग को 10.1 और 10.2 कंप्लीट करा दिया था ना, किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक। कर अब मान लो ये वेक्टर है A और ये वेक्टर है B, हमको इसको मैथमेटिकल व्यू से जोड़ना है, ठीक है। इसे मैथमेटिकल व्यू से ऐड करना है, ठीक। वो आपके सिलेबस में नहीं है, बता दे रहा हूँ, लेकिन ध्यान दीजिए, ये आपका इक्विवेलेंट है, ठीक। भाई इन दोनों के बीच का जो एंगल है इसको हम ये मानते हैं, दोनों सदिश के बीच एंगल, क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है, तो सदिश के बीच का मतलब, सदिश मतलब समझते हो दिशा, दिशा, तो इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा इधर है, तो दोनों दिशाओं के बीच के कोण को ही हम लोग सदिशों के बीच का कोण कहते हैं, ठीक है। इन दोनों के डायरेक्शन के बीच का जो कोण आएगा उस कोण को ही सदिशों के बीच का कोण कहते हैं, ठीक। अगर हमको इसका इक्विवेलेंट करना है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पे खींच देंगे, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर खींच देंगे इस पर, ध्यान दो। तो इसके मैग्नीट्यूड्स का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। इस बार जो वेक्टर्स का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मैथमेटिकल व्यू से हम लोग बना रहे हैं इसको। ये देखिए, ये क्या था, ये जियोमेट्रिकल व्यू था, और ये क्या है, मैथमेटिकल व्यू, ठीक है। तो ये अगर B है तो ये होगा B cos थीटा। देखो ध्यान दो, मैं कैसे बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। इसको x लिख कर सकते हैं x, तो ट्रिग्नोमेट्री में आ जाएंगे। हम बताए थे आप लोगों को कि जो ना पता हो वो ऊपर, जो पता हो, बाय द वे ये पता है ना, ये B है, एक मिनट इसको अच्छे से लिखो, ये B है, ये जो पता हो वो नीचे, ध्यान देंगे। एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं ना, लंब। 90 के सामने वाले को हाइपोटेनस कहते हैं, टर्न, और जो बता उसको बेस कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस लिख क्या फॉर्मूला था, cos थीटा, क्या था, cos थीटा। इस तरह से हमको मिलता है कि x = b cos थीटा, x = b cos थीटा। बाय द वे हमको y की वैल्यू नहीं मालूम है, y की वैल्यू नहीं मालूम, उसको भी निकाल दे रहे हैं। जिसको नहीं मालूम रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे, जो आपको नहीं मालूम रहेगा उसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर। अब हमको ये मालूम है, इसको नीचे, ध्यान देंगे। ये थीटा के सामने का परपेंडिकुलर है, लंब है, 90 के सामने का ये हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस sin थीटा, लंब बटे कर कौन सा थीटा, sin थीटा, तो sin ले लेंगे, तो y = हो जाएगा b sin थीटा, y = आ जाएगा b sin थीटा। इन केसेस में हमको जो है सबकी वैल्यू फाइंड हो गई, ठीक है। इन दिस वे, इस तरह से हमको जो है सबकी वैल्यू फाइंड हो गई है, ये हो गया b sin थीटा, ठीक है। अब इन सबको हटा दे रहे हैं, क्योंकि अब हमको जो है r ही निकालना है,
ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए जो अब ये समझेंगे कि ये हमारा आर, अब इसमें जो है हम पाइथागोरस जी का प्रमेय लगा दे रहे हैं, इसका पाइथागोरस जी का प्रमेय लगा दे रहे हैं, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस रूल्स, हेल्प ऑफ ठीक है, पाइथागोरस की प्रमेय की सहायता से, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा था कि जो 90 के सामने होगा उस साइड का स्क्वायर, जो 90 के सामने होगा यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड का स्क्वायर और प्लस सेकंड साइड का स्क्वायर। तो ये वन साइड क्या है, ये है कि a प्लस बी कॉस थीटा, लिखते रहना साथ में आप लोग, ठीक है। ये वन साइड क्या है, a प्लस बी कॉस थीटा, और ये सेकंड साइड क्या है, b साइन थीटा, ठीक है। स्क्वायर कर लीजिए, ध्यान दीजिए आप लोग, आर स्क्वायर का ये हो गया है। यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला और लगा लेंगे, ठीक है, इतना समझ आ गया। इसको इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि अपने पास प्लेस थोड़ा कम लग रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिए। ये हो गया हमारा a प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हमारा रिमेंबर है सबको, a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा। और ये हो गया कि बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इन दिस वे, जरा ध्यान देंगे आप लोग। ये हो गया a स्क्वायर, ये देखिए बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, दोनों में बी स्क्वायर कॉमन है ना भाई, इसका स्क्वायर हो जाएगा, अभी देखो इससे स्क्वायर हो जाएगा, दोनों में से क्या कॉमन है, बी स्क्वायर कॉमन है, तो बी स्क्वायर ले लेंगे कॉमन, यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 2ab cos थीटा। ध्यान देंगे इसकी वैल्यू क्या होती है, 1, साइन स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड 2ab cos थीटा, ये जो r स्क्वायर की वैल्यू होगी, ठीक है। अब ये स्क्वायर बाय द वे मिलाना चाहिए थे तो रूट लगा देंगे, ये हो गया। एक तो क्वेश्चन क्लियर किया होगा, लेकिन इसका प्रोग्रेशन जो है आपके सिलेबस में नहीं है, इसका प्रोग्रेशन, ठीक है। क्वेश्चन हो सकता है तो कर लेंगे इतना, ठीक है। दैट्स ऑल। आप लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, ठीक है।